गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अध्ययन करेंगे राम मनोहर लोहिया, जो कि एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व विचारक हैं। लोहिया गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखंड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद के वे अधूरे दर्शन समझते थे। वह समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकांकी मानते थे। वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार का सपना देखते थे। वे आधुनिकी थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे। वे विद्रोही और क्रांतिकारी थे, लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे उपासक रहे हैं। हमारे जो प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, इनकी लड़ाई किससे है? इनकी लड़ाई इससे है जो कूटनीति जो पर्टिकुलर राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था में जो फैली हुई हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सके। एक नवीन भारत का विचार और नवीन विचारधारा का जन्म कैसे किया जा सके। जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं जो शोषित हो रहे हैं, उनके शोषण को किस प्रकार से दूर किया जा सके। इनका जन्म 23 मार्च सन 1910 ई को उत्तर प्रदेश के फौजियाबाद जिले के एक ग्राम में हुआ था। वैचारिक क्रांति के इस नायक का जन्म 23 मार्च सन 1910 ई को उत्तर प्रदेश के फौजियाबाद जिले के एक ग्राम में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अतिरिक्त जब वे लगभग 2 वर्ष के थे, तब उनकी माता का निधन हो गया। इस प्रकार उनका प्रारंभिक जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। बम्बई में रहते हुए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा बनारस के इंटरमीडिएट और कलकत्ते के विद्यासागर कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले राम मनोहर कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनके प्राध्यापक उनसे बहुत प्रभावित थे। आंग्ल साहित्य विशेष रुचि का विषय था। दुखी, दरिद्र और असहाय के प्रति दया भावना प्रारंभ से ही उनके स्वभाव का एक अंग थी। बीए के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और वे इंग्लैंड गए, किंतु वहाँ के अनुभवों ने उन्हें विचलित कर दिया और वे वहाँ से बर्लिन चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने 1932 के प्रारंभ में राजनीतिक के दर्शन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने शोध प्रबंध कौन सा था? नमक और सत्याग्रह जर्मन भाषा में लिखा था। स्वाधीनता आंदोलन के अपूर्व उनका योगदान प्रसिद्ध रहा है। सन 1993 के प्रारंभ में लोहिया भारत लौटे। इस समय का उन्हें गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में कोई आस्था नहीं थी, लेकिन वे सार्वजनिक जीवन में अधिक समय तक दूर नहीं रह सके। 17 मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश भर के समाजवादियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। लोहिया ने भी इसमें भाग लिया और वह समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ गए। सन 1934 में बम्बई में समाजवादी दल का जो स्थापना सम्मेलन हुआ, उससे उन्हें कांग्रेस सोशलिस्ट पत्र के संपादक का भार सौंपा गया। इसमें उन्होंने अनेक लेख लिखे और अपने कुछ लेखों में उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे ग्राम सुधार कार्यक्रमों की कड़ी आलोचना भी की। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, बात है 1936 की, में निश्चय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम में एक परराष्ट्र विभाग प्रारंभ किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए। नेहरू ने लोहिया से आग्रह किया कि वह इलाहाबाद आकर परराष्ट्र विभाग के सचिव का पद संभाले। उन्होंने 2 वर्ष तक इस रूप में अपनी सेवाएं दी। इस काल में कांग्रेस के विदेशी नीति संबंधी वक्तव्यों में नेहरू के साथ उनकी भूमिका थी। सन 1938 में वे महात्मा गांधी की विचारधारा और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगे। सन 1938 से सन
1946 तक उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का डटकर विरोध किया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बहुत अधिक सक्रिय भूमिका में भाग लिया। वह लगभग 15 महीने तक भूमिगत रह के आंदोलन को चलाते रहे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लोहिया के किले में बंद कर दिया। जिन दिनों वह भूमिगत रहे उन दिनों में उन्होंने एक गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो रखा। वहाँ से उन्होंने अनेक प्रसारण कर जन जागरण का कार्य किया। जेल में उन्हें अनेक प्रकार की अमानवीय यातनाएं दी गई। जेल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल को भी पत्र लिखे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रालेख हैं। उन्होंने सन 1946 में नेपाल और गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन को प्रेरित किया। स्वतंत्रता के बाद समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। देश की स्वतंत्रता के बाद वे जीवन पर्यंत समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहे। देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस समाजवादी कॉन्फ्रेंस की उपाध्यक्षता और औचित्य पर विचार विमर्श हुआ, तब कांग्रेस शब्द हटाकर समाजवादी दल का रूप इसने नया नामकरण कर दिया गया। शांतिपूर्ण जनतात्मक उपायों द्वारा समाजवादी और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना दल का प्रमुख निर्धारण किया गया। डॉक्टर लोहिया अपना केवल भारत वरन समस्त एशिया के समाजवादी आंदोलन को संगठित करना चाहते थे। अतः उन्होंने मार्च 1953 में बर्मा की राजधानी रंगून में एशियाई समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया। 1952 में समाजवादी दल और कृषक मजदूरों प्रजा पार्टी के विलय हो गया था और नए दल का नाम प्रजा समाजवादी दल हुआ। सन 1953 में इस दल के एक अन्य अशोक मेहता ने पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाधाएं नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि कांग्रेस की विचारधारा समाजवादियों के निकट आ रही है। अतः भारत में समाजवादियों की स्थापना के लिए कांग्रेस तथा प्रजा समाजवादी दल में सहयोग स्थापित हो जाना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने इस विचार का विरोध करते हुए समान दूरी का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि समाजवादियों को कांग्रेस तथा समाजवादी दोनों के समान रूप से दूर रहना चाहिए। उनका आग्रह था कि प्रजा समाजवादी दल को कांग्रेस के साथ अटल मैत्री संबंध कायम नहीं करने चाहिए। इसके बजाय अच्छा ये होगा कि परिस्थितियों के अनुसार कांग्रेस या समाजवादी दोनों में ही किसी भी के साथ चुनावी संबंध समझौता कर ले, कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी की स्थापना हो सके। डॉक्टर लोहिया के इस बात में विस्तृत सदैव ही संदेह रहा है। डॉक्टर लोहिया ने अपने कुछ निश्चित सिद्धांत, विचार और मान्यताएं थी। 1954 में वे प्रजा समाजवादी दल के महासचिव नियुक्त हुए। इस समय तमिलनाडु कोचीन में प्रजा समाजवादी दल की सरकार थी, जिसमें मुख्यमंत्री थे पट्टम थानु पिल्लाई। जब कि भाषाई आधार पर पृथक राज्यों की मांग करने वाले आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई, तो लोहिया ने गोलीकांड का विरोध किया और मांग की कि पिल्लाई मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। दल के अन्य नेताओं ने इस प्रसंग में तीव्र मतभेद हो जाने पर अलग हो गए और दिसंबर 1955 में उन्होंने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की और इस दल के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। प्रारंभ में उन्होंने चुनावी राजनीति और संसद सदस्यता में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन सन 1960 के बाद उन्होंने संसद में प्रवेश पाने की आवश्यकता समझी। सन 1962 में उन्होंने पंडित नेहरू की विरोधी चुनाव लड़ा और असफल रहे। सन 1963 में वे फारुखाबाद से उपचुनाव में लोकसभा के सदस्य चुने गए और संसद सदस्य के रूप में उन्होंने शासक की कड़ी आलोचना का मार्ग अपनाया। उनकी आलोचना तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होती थी। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया कि
भारत इतना गरीब देश है कि इस देश के व्यक्ति की औसत आय 19 पैसे है। 12 नवंबर 1967 को उनका संघर्षशील जीवन का दीप बुझ गया, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? 12 नवंबर 1967। उन्होंने जीवन पर्यंत समस्त दलित वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया। इस क्रम में वे स्वतंत्र भारत के लिए अनेक बार जेल गए। भारत में सभी पक्षों के दल को संगठित होकर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने की मुख्य प्रेरणा लोहिया ने ही दी थी। सन 1967 के चुनावी परिणाम उनकी रणनीति के ही नतीजे थे। वे हिंदी के अन्यायी समर्थक थे। वे इस निर्भीक व्यक्ति और स्पष्टवादी थे। वे जीवन भर शासन की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। राम मनोहर लोहिया द्वारा कई उनकी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, कई रचनाएं में देखने को मिलती है, जैसे व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, गांधी एंड सोशलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, विल बी अ पावर्स एंड अदर राइटिंग, नोट एंड कमेंट्स। ये था हमारे राम मनोहर लोहिया का परिचय। उनके जीवन पर्यंत हमें ये मालूम पड़ता है कि राम मनोहर लोहिया का जीवन एक प्रकार का संघर्ष का जीवन रहा है। उन्हें कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बुराई इस पर्टिकुलर भारत में हमें दिखाई देने लगी। अब उन्होंने कई प्रकार के परिवर्तनों का लाने का प्रयास भी अपने कई नई रणनीति अपनाने का माध्यम से किया है। धन्यवाद।